बैतूल लोकसभा क्षेत्र की हरसोद विधानसभा में 7 मई को मतदान को लेकर आज हुकुमचंद यादव कॉलेज से सामग्री का वितरण कर मतदान दलों को रवाना किया गया। दोपहर तक सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज राय द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। बैतूल लोकसभा क्षेत्र की हरसोद विधानसभा में कुल 2,28,566 मतदाता हैं तथा 257 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 87 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। 257 मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा और 16 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था रहेगी। मतदान के समय किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन सख्ती से निपटेगा। हरसोद विधानसभा में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो हर एक पोलिंग बूथ पर अपनी नज़र रखेंगे। देखिए, लोकसभा क्षेत्र 29 बैतूल के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 176 हरसोद आता है। हरसोद विधानसभा के लिए सामग्री आज वितरित हो रही है। हमारी 257 पोलिंग पार्टी है और इसके लिए हमने 13 काउंटर बनाए हैं। 13 काउंटरों से इनको सामग्री दी जा रही है। एक पीठासीन अधिकारी को उसकी सारी सामग्री एक ही काउंटर से एक साथ प्राप्त हो रही है। ईवीएम, मतपत्र, चिन्हित प्रति, अन्य समस्त सामग्री एक जगह से ही हम दे रहे हैं और यही व्यवस्था हमारी वापस की भी रहेगी। जिस काउंटर से सामान ले रहे हैं, इसी काउंटर पे सारा सामान लाके वापस देंगे। क्या है सर, लू को लेकर भी कुछ सामान, लू को लेकर भी कुछ तैयारियां? इसके लिए मेडिकल किट रखे गए हैं। ORS के पैकेट और जो दवाइयां आवश्यक होती हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध कराई हैं, जो हर एक मतदान दल को दी जा रही है। क्या स्थिति सर हरसोद में? और मतदाता कुल 2,28,566 मतदाता हैं। 34 इसमें इसके अतिरिक्त सेवा मतदाता भी हैं। कितने क्रिटिकल हैं सर, क्या व्यवस्था है? इसमें 257 में से 87 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं। ये जो 8 मतदान केंद्र हमारे शैडो एरिया में हैं, इसके लिए हमने फर्स्ट रनर भी है और सेकंड रनर भी है। का एक प्लान बना के इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए आज से हमने DC बांट के इनको रवाना किया है। प्राय ये सारी पार्टियां जब EVM दल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचेगी तो वहां पर भी इनको पैरामिलिट्री की व्यवस्था मिलेगी। जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र है, उन क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर हमने CPMF लगाया है और पैरामिलिट्री मेघालय का भी लगा रखा है। वहाँ हमारी सेक्टर और QRT और QRT के ऊपर जो है राजपत्र अधिकारी की मोबाइल और राजपत्र मोबाइल के ऊपर जो है एडिशनल SP साहिबान की मोबाइल। इस प्रकार से हमने अपने चरणबद्ध तरीके से उसको व्यवस्था को सुचारू रूप देने का प्रयास किया है। आई होप कि कर्मचारी सभी लोग स्वस्थ रहकर काम करेंगे। उनके स्वास्थ्य के भी हमने बारे में विचार किया है और उनको सचेत भी किया है और कुछ यहाँ से प्रिकॉशनरी हमने किट भी दी है उनको। ORS है, जैसे वाइटल जेड है, ये भी हमने फोकस किया है। खाने पर हमने स्पेशल फोकस किया है, क्या खाना पैकेट वाला ना हो जिससे ख़राब हो जाए, लेकर जाने में ख़राब हो जाए। तो हमने गरम गरम यहीं पर तैयारी कराई है और बफे स्टॉल लगा दिया है, ताकि लोग अपना लंच लेना चाहे लंच ले, ब्रंच लेना चाहे ब्रंच ले, या नाश्ता करना चाहे ब्रेकफास्ट, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था अच्छी देने का प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में जो बल लगा है हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा होमगार्ड सैनिक, DF का बल जो है, और साथ ही साथ फॉरेस्ट का जो बल है और SPO है, ऐसे कुल मिला के हमारा आज का जो प्रोग्राम में बल लगा 1200 समथिंग ऊपर लगा है। 257 मतदान केंद्रों पर 1257 के बल के साथ हम व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र के भ्रमण भी रहेगा, नाइट हॉल्ट में भी भ्रमण रहेगा और हमारी सेक्टर मोबाइल के जो नोडल पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पर वो नाइट हॉल्ट करेगी और नाइट हॉल्ट करने के बाद वहीं से वो कंट्रोलिंग करेगी। प्रत्येक सेक्टर मोबाइल के पास कम से कम 6 से 7 मतदान केंद्र है। सेक्टर मोबाइल के पुलिस सेक्टर मोबाइल और मजिस्ट्रेट सेक्टर मोबाइल दोनों का कोऑर्डिनेशन भी करा दिया है। हमारी वायरलेस सेट की जो ड्यूटी है हमने फोकस की है, क्या कम्युनिकेशन प्लान बनाया है, उसमें हमारे रिपीटर कहाँ होंगे, उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसको 1-to-1 QRT और राजपत्र मोबाइल और इसके अलावा सेक्टर मोबाइल और थाना मोबाइल, इनको सबको ओके किया है। खंडवा के पंधाना विधानसभा के सैयदपुर खेगावड़ा भेरूखेड़ा में 2 से 3 बजे के आसपास बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारी की करंट लगने से
मौत हो गई। बता दें कि वह डीपी पर मेंटेनेंस का कार्य कर रहा था, जिसका नाम शांतिलाल पिता दशरथ, उम्र 45 वर्ष, निवासी शाहपुर, जो कि खेगावड़ा में काम करता था। मेंटेनेंस का कार्य कर रहा था और अचानक लाइट आ गई, जिससे करंट लगने से शांतिलाल की मौके पर मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से शांतिलाल की मौत हुई है, क्योंकि शांतिलाल डीपी पर मेंटेनेंस का काम कर रहा था। लाइन चालू हो गई, यह जानकारी शाहपुर के सरपंच वासुदेव दागोड़े ने दी। उनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से शांतिलाल की मौत हुई, लेकिन बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों की कोई अभी तक सुध नहीं ली। जैविक खेती को लेकर कई किसानों के मन में फसल के सही उत्पादन को लेकर भ्रम रहता है, लेकिन इसी भ्रम को दूर किया है खंडवा जिले के ग्राम जामठी के किसान ने, जहां जैविक खेती से अधिक पैदावार के साथ साथ जैविक खाद भी किसानों को बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश खंडवा जिले में केवल मात्र एक ही किसान है जो जैविक खेती अपनाकर आज लाखों रुपए का सही मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में किसान को उत्पादन बेहद कम हुआ, लेकिन दूसरे वर्ष वही उत्पादन डबल होने लगा, जिससे किसान की आमदनी भी डबल होने लगी। और यह कर दिखाया है पंधाना विधानसभा के ग्राम जामटी के अशोक चौधरी ने, जिन्होंने घर पर ही जैविक खाद तैयार किया और खुद के खेतों में इस्तेमाल करने लगे। फिर क्या था, धीरे धीरे आय दोगुनी हो गई। इसके साथ ही जैविक खाद का इस्तेमाल करने के बाद जो खाद बची थी उसे बेचकर भी मुनाफा कमाया। आज यह जैविक खाद को 12 रुपए किलो में किसानों को बेच रहे हैं। आप जो यह आरबी की लहलहाती फसल देख रहे हैं, यह सिर्फ जैविक खाद का कमाल है। जैविक खाद के बदौलत गेहूं की फसल और आरबी का सही उत्पादन दूसरे वर्ष से बढ़ गया। हालांकि शुरुआती दिनों में किसान अशोक चौधरी को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कई लोग कहते थे कि जैविक खाद का यह फार्मूला सफल नहीं होगा, लेकिन किसान अशोक ने ठान रखी थी कि वो जैविक खेती करेंगे, वो भी बिना किसी रासायनिक के। फिर क्या था, यह कारवां शुरू हुआ और देखते ही देखते किसान को जैविक खाद का लाभ प्रत्यक्ष तौर पर मिलने लगा। जब हमारी टीम ने किसान से इसको लेकर चर्चा की तो किसान ने पूरी जानकारी बताई कि आखिरकार किस तरह इस जैविक खेती को उन्होंने अपनाना शुरू किया। देसी गाय का गोबर से मैं केचुआ खाद बना रहा हूँ और 2 साल से मैं बना रहा हूँ। हाँ, ये जो खाद जो है मेरा हर साल 300-400 कुंटल मैं किसानों को दे रहा हूँ। 100 किसान मेरे से ऐसे जुड़े हैं जो 20 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल लोग उठा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक मुकेश भाई पुनासा जो है खाद बीज की दुकान है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और वो भी हर साल उठाते हैं और वो भी बताते हैं। और आज हम देखें तो रासायनिक खेती तरफ किसान ज़्यादा जा रहा है और अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। और जैविक खेती में ऐसा है कि हमको ये सोचना है, हमको धीरे धीरे रासायनिक खाद कम करना है और केचुआ खाद डालना है, गौमूत्र डालना है। और उसके साथ में एक साल थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमारा उत्पादन कम हुआ, लेकिन दूसरे साल से हमारा उत्पादन डबल हो जाएगा। हम देखें तो आज रासायनिक खेती में जो है कि खाने से और ज़मीन जो हार्ड हो रही है और जो बीमारियां हम देखें तो गेहूँ पे इल्लियाँ भी लग रही है। और हम कभी जैविक खेती करेंगे, गोबर का खाद डालेंगे, केचुआ खाद डालेंगे, तो हमारे खेत में जो बीमारियों का प्रकोप है, जो इल्ली लग रही है, थ्रिप्स लग रही है, यह नहीं लग पाएगा। अभी तो मैं 13 एकड़ में पूरे में कर रहा हूँ। मेरे पे 13 एकड़ ज़मीन है और मेरी हालत जो है कि 2 साल 3 साल पहले रासायनिक खाद से की वजह से डीपी से उत्पादन कम हो गया था। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करेंगे अलग, तो अपन देखे सो करके तो आज मैं बढ़िया तरीके से अपने खेत में भी 300-400 कुंटल डालता हूँ और जो बचता है खाद वो किसानों को देता हूँ। नहीं, ये तो एक भ्रम फैला दिया है जो रासायनिक कंपनी वालों ने कि जैविक से उत्पादन कम हो जाएगा, यह हो जाएगा। हम कभी पर्याप्त मात्रा में कभी केचुआ खाद डालें, 1 एकड़ में 10 कुंटल से 15 कुंटल कभी डालेंगे तो हमारा उत्पादन वैसे का वैसा रहेगा। ये पहले मैंने 8 रुपये किलो से देना चालू किया था। उसके बाद में इस साल से मैंने 12 रुपये किलो किया है, क्योंकि अभी गाय का गोबर जो है कि महंगा हो गया है। पहले 3,000 रुपये में 3500 में पड़ जाता है, अब 7,000 रुपये ट्राली के कंसम आ रहा है। मेरे पास 20 गाय है मैंने और नंदी महाराज भी है, 20 गाय मैंने कर ली है
और मैं दूध का उत्पादन भी कर रहा हूँ, जैसे उससे देसी घी बना रहा हूँ और जो गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? अशोक चौधरी। रविवार को रेणुका मंडी क्षेत्र में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत एक आउटसोर्स कर्मचारी बिजली पोल पर काम कर रहा था। इस दौरान करंट लगने से वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के दौरान परिजन ने आरोप लगाया कि ठेकेदार रविवार के दिन काम कर रहा था। सीएम आज आने वाले हैं। इससे पहले मंडी क्षेत्र में बिजली लाइन का काम हो रहा था। वहीं बिजली कंपनी अफसरों का कहना है कि जहां काम हो रहा था वह हेलीपैड से काफ़ी दूर है। इधर परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन बिजली कंपनी अफसर, पुलिस, तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। कुछ लोग रोड पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद वापस आए और शव लेकर चले गए। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। खंडवा जिले में 7 मई और 13 मई को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 1.5 महीनों से आचार संहिता लगी है। वहीं इस बार जिले भर की पुलिस ने लगातार गुंडा अभियान व नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। 1.5 महीनों में पुलिस ने 6000 से ज़्यादा गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की। वहीं 40 गुंडों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई और 633 के खिलाफ अवैध शराब, NDPDA व आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। वहीं इस पूरी कार्रवाई में SP मनोज राय ने बताया कि खंडवा संवेदनशील इलाका माना जाता है और शहर की शांति व्यवस्था बनाने के लिए गुंडे बदमाशों पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता लागू कराने व निर्भय और निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया है, जिसमें सभी थानों की पुलिस टीम और SSP महेंद्र तानेकर, CSP, SDOP सहित थानों का बल 16 मार्च से लगातार और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध
प्रतिबंधात्मक व अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा को लेकर के सर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछले 1.5 माह में लोकसभा चुनाव 2024 को लेके आचार संहिता लगी हुई है। इस दरमियान पुलिस ने जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ, आदतन अपराधियों के विरुद्ध 110 की कार्रवाई और साथ ही जो बड़े अपराधी हैं उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। अभी तक 48 अपराधियों पे जिला बदर की कार्रवाई करके 40 को जिला बदर किया गया है और जिन्होंने उस जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया, ऐसे 7 अपराधियों को जेल भेजा गया है कार्रवाई करके। साथ ही लगभग 6,500 लोगों को बाउंड ओवर कराया गया है शांतिपूर्वक चुनाव के लिए। इसी तरह से अवैध शस्त्र के विरोध लगातार कार्रवाई करते हुए 20 से ज़्यादा फायर आर्म्स और अन्य हथियार बड़ी संख्या में लगभग 70 के करीब जब्त किए गए हैं। साथ ही शराब के विरुद्ध भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। इसमें खालवा क्षेत्र में 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें जाइलो और बोलेरो गाड़ी से बड़ी संख्या में शराब ले जाते हुए परिवहन करते हुए पकड़ी गई थी। इसके अलावा NDPS के तहत 4 बड़े केस बने हैं जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया है। लगातार हमारे इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके सक्रिय हैं। उसमें अभी तक 2 जगहों पे 3 लाख रुपए से ज़्यादा की नगद राशि भी जब्त की जा चुकी है। साथ ही अस्थाई वारंट और गिरफ्तारी वारंटियों में लगभग 1000 के करीब बदमाशों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सर, हरसूद और खालवा में 7 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बुरहानपुर में रोड शो करने के पश्चात रात्रि में खंडवा पहुंचेंगे। इसके साथ ही मंगलवार प्रातः मुख्यमंत्री खंडवा में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर प्रातः 9 बजे धार के लिए रवाना होंगे। खंडवा सांसद एवं खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दोपहर में धूलकोट में आम सभा को संबोधित करेंगे। खंडवा का पहला सरकारी स्विमिंग पूल जो ओलंपिक स्तर का है पूर्णता के करीब है, जल्द लोकार्पण होगा। आचार संहिता के चलते फीता काटने की रस्म अदायगी नहीं हो पा रही है। निगम आयुक्त नीलस दुबे ने बताया ट्रांसपोर्ट नगर और स्विमिंग पूल पूर्ण हो गए। वैसे तो स्विमिंग पूल की कहानी 12 साल लंबी है। 18 मार्च 2023 तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र केवैत ने जन भागीदारी से खंडवा को स्विमिंग पूल में तैरने का सपना दिखाया। 1 करोड़ 20 लाख की लागत में करीब 57 लाख जनता से दिए, जिसमें पेट्रोल पंप, मेडिकल कारोबारी, कॉलोनाइजर, दादाजी कॉलेज, शराब ठेकेदारों जिन पर सरकार का जोर चला उनसे 25-25 हज़ार ये कह कर लिए वो स्विमिंग पूल के आजीवन सदस्य रहेंगे। सरकारी एजेंसी PIU ने काम शुरू किया किंतु पैसा खत्म होते ही काम बंद हो गया। कलेक्टर के जाते ही प्रशासन की प्राथमिकता भी बदल गई। 15 जुलाई में नगर निगम को जिम्मा सौंपा गया। इस बीच लागत हो गई 4 करोड़ रुपए। किवायत के बाद कई कलेक्टर आए। स्विमिंग पूल कभी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहा तो कभी पूल टैंक के लीकेज से। कलेक्टर ने कई डेडलाइन दी किंतु पूल नहीं बन पाया। सवाल है जिन्होंने 12 साल पहले 25-25 हज़ार रुपये दिए थे, क्या यह संभव है कि जब लाखों रुपए और दानदाताओं की सूची कलेक्टर के हाथों में दी जाए उसके बावजूद वह सूची गायब हो जाए? क्या खंडवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? क्या भविष्य में 5 कोई जन भागीदारी में सहयोग करेगा? उम्मीद है निगम उदार मन होकर निर्णय लेगा। स्विमिंग पूल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे तौर पर नहीं थी, क्योंकि पीस मील में अलग अलग विभागों द्वारा समय समय पर काम किया गया था। इस कारण इसमें तकनीकी और वित्तीय अड़चनें थी, जिसके कारण ये लगभग 11 साल से लंबित था। नगर निगम ने अपने स्तर पर प्रयास करके इन मामलों में निर्माण की कार्रवाई पूरी की है। वर्तमान में हमारा स्विमिंग पूल 100% बन के तैयार है। टेस्टिंग के लेवल पर शुरू होना है काम उसका। इस हफ्ते हम टेस्टिंग कर लेंगे और जैसे ही आदर्श आचार संहिता ख़त्म होती है हम जन सामान्य के लिए खोल देंगे। जहाँ तक जो दानदाताओं की सूची का मामला है, दानदाताओं के मामले में और उसकी फ़ीस के बारे में निर्धारण चूँकि MIC को करना होता है तो माननीय महापौर के समक्ष में नस्ती प्रस्तुत कर दी जाएगी और MIC से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उसकी भी कार्रवाई कर लेंगे।
इस नीति का निर्धारण ये कि उनको मेंबरशिप लाइफ टाइम मेंबरशिप देनी है या 5 साल के लिए मेंबरशिप देनी है, ये सब मामले निर्णय नीतिगत होंगे और इसलिए ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है। निसंदेह चूँकि ये फाइल जो जब जिस समय में दानदाताओं ने दान किया था उस समय में ये कार्रवाई कलेक्ट्रेट से संचालित हुई थी और PWD PIU द्वारा इसमें गतिविधियाँ की गई थी। तो हमारे पास उपलब्ध रस्तियों में सूची उपलब्ध नहीं थी। हमने जिला प्रशासन की रस्तियों को भी खंगालने का काम किया है और बाकी जिन दानदाताओं ने दान किया था उनके पास में कोई अधिकृत सूची है तो वो भी प्राप्त करने का प्रयास किया है। जैसी सूची हमको प्राप्त हो जाती है हम उसकी वैधता सत्यापित करके और उस संबंध में नीतिगत निर्णय के लिए हैं। खंडवा कब तैरेगा? खंडवा तैरने के लिए तो 13 मई के बाद तैयार है स्विमिंग पूल। उद्घाटन की प्रक्रिया जो औपचारिकताएँ हैं वो पूरी होंगी और हमने इसके लिए आउटसोर्स के नियम भी बना दिए हैं। तो हम इसको नगर निगम के माध्यम से न संचालित करके आउटसोर्स संस्थाओं के माध्यम से संचालित करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकलना है या स्विमिंग में जो ज़िले को लीड करते हैं, जो संभाग को लीड करते हैं, राज्य को लीड करते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था करके उनको भी प्रोत्साहन के स्वरूप में छूट का लाभ देने के प्रावधान बनाएंगे, जिसके आधार पर उन प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ये फुल्ली स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल है और फर्निश्ड स्विमिंग पूल है। इसका फिल्टर सिस्टम एकदम अपग्रेडेड किस्म का है। कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है और डाइविंग की सुविधा नहीं है यहाँ पे, लेकिन बैक स्ट्रोक और फ्रंट स्विमिंग के पूरे इवेंट इसमें हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। थैंक यू। देखिए, सन 2012 में खंडवा डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन हुआ था और तत्कालीन कलेक्टर जो थे कविंद्र कियावत साहब, उन्होंने खंडवा में एक स्विमिंग पूल की योजना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जाए ऐसे बनाई थी। उसके तहत उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सभी से, चाहे व्यवसायिक हों चाहे डॉक्टर हों, सभी लोगों से 25-25 हज़ार रुपये में सदस्यता देने के लिए आमंत्रित किया था। इसके तहत आंकड़ा तो मुझे पूरा याद नहीं, पर जहाँ तक मुझे याद है कम से कम 60-70 लाख रुपए एकत्रित किए थे और उसमें यह तय हुआ था कि जो भी 25,000 की सदस्यता लेगा उसको स्विमिंग पूल में आजीवन सदस्यता दी जाएगी। अब किसी भी कारणवश 2012 से लेके वो बजट बढ़ता गया और वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। पिछले 5 सालों से शायद ये नगर निगम को योजना सौंप दी गई और अब नगर निगम द्वारा ऐसी जानकारी मिली है कि स्विमिंग पूल को तत्काल शुरू किया जा रहा है। तो मैं नगर निगम को बधाई देता हूँ, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया और शहर में एक बहुत लंबे समय से लंबित इस आवश्यकता को पूरा किया। लेकिन मेरा साथ में एक ही निवेदन है कि जिन लोगों ने सन 2012 में सदस्यता ली थी और 25-25 हज़ार रुपये दिए थे, उनको जो भी तब का कमिटमेंट था उसके हिसाब से उनकी सूची हम नगर निगम आयुक्त को उपलब्ध करा देंगे। वो उन्हें आजीवन सदस्यता दें। साथ ही इसकी जो भी संचालन समिति बनाए उसमें भी इन सदस्यों में से 5 सदस्यों को स्थान दिया जाए ताकि इसका व्यवस्थित संचालन हो सके और ये शहर को जो सौगात बहुत दिनों से इंतजार था पूरी हो सके और व्यवस्थित रूप से चल सके। धन्यवाद।